हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका बायो अध्यापक। बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ाया था, पादप ऊतकों के बारे में बताया था। ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसी संरचना होती है, क्या इनका कार्य होता है। आज हम बताएंगे जंतु ऊतक के बारे में। तो जंतु ऊतक कार्यों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथीलियम ऊतक, या इसे कहते हैं उपकला ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक। तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब इसमें जो एपिथीलियम ऊतक होता है, एपिथीलियम ऊतक यह सदैव महीन परतों में पाया जाता है। यह शरीर को ढकने तथा रक्षा प्रदान करने वाली महीन परतों का बना हुआ होता है। एपिथीलियम ऊतक कहां पर पाया जा रहा है? तो शरीर की त्वचा एवं आंतरिक अंगों की श्लेष्मक झिल्ली का निर्माण करता है। यानी त्वचा शरीर की बाहरी सतह होती है, तो उस बाहरी सतह का और जो भीतरी अंग है, भीतरी अंगों की जो श्लेष्मक कला होती है, उसका निर्माण करता है। जैसे मुगुआ के भीतर का जो स्तर होता है वह एपिथीलियम का बना होता है। अमाशय है, आहार नली है, रक्तवाहिनी नली है और नासा गुहा है, फेफड़े हैं, आंतों की जो आंतरिक भित्ति होती है, ये सभी एपिथीलियम ऊतक की बनी हुई होती है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में सटी हुई होती हैं। इनके बीच अंतर कोशीय स्थान बहुत ही कम होता है। अब जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथीलियम की किसी न किसी परत से होकर जरूर गुजरता है। इसलिए एपिथीलियम ऊतक की जो परत है वह शरीर के लिए पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है, जिससे पदार्थों का आदान प्रदान जो है होता रहता है। अब आकृति एवं कार्य के आधार पर एपिथीलियम ऊतक 5 प्रकार का होता है: पट्टीदार उपकला ऊतक, अस्तरित ऊतक, घनाभ उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक और रोमाभ स्तंभाकार उपकला ऊतक, ग्रंथील स्तंभाकार उपकला ऊतक। पहले सबकी आप विशेषताएं जान लें और फिर ये चित्रों के माध्यम से भी हम आपको दिखाते हैं कि पट्टीदार उपकला ऊतक जो होता है, यह त्वचा की बाह्यतम परत तथा मुख गुहा, नासा गुहा की जो श्लेष्मक स्तर है उसमें पाया जाता है। मुख गुहा, मैं मुंह खोलेंगे तो भीतर का जो स्तर है उसमें वह श्लेष्मक कला, क्योंकि इसमें से श्लेष्मक पदार्थ निकलता रहता है, और नाक की जो भीतरी स्तर है वह श्लेष्मक कला, जिससे द्रव पदार्थ निकलता रहता है, तो वहां पर ये पाया जाता है। और इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वह चपटी होती हैं, इनके बीच में खाली स्थान नहीं होता है। और ये कार्य क्या करती हैं? कीटाणुओं, हानिकारक रसायनों तथा इनसे सूखने से ये बचाने का कार्य करती हैं। तो इनका जो चित्र है, पहला जो चित्र आप देखिए, ये पट्टीदार उपकला ऊतक दिखाई दिया। देखिए, ये जैसे फर्श पर जो है
ये टाइल्स या बनी रहती है, उस तरह का ये बहुभुजाकार आकार इनका है, बीच में केंद्रक होता है और एक दूसरे को जोड़ने वाले संयोजी पदार्थ होते हैं। दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिए है इधर अस्तरित उत्तक है। अस्तरित उत्तक में भी कोशिकाएं जो होती हैं बहुभुजाकार होती हैं और ऊपर की ओर जो है इसमें रोए निकले हुए होते हैं। तो ये जो उत्तक है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तक त्वचा की आंतरिक परतों तथा नेत्र के कार्निया में पाए जाते हैं। इन उत्तकों का निर्माण एक समान अथवा असमान प्रकार की कोशिकाओं के अनेक परतों से होता है। ये नेत्र की जो कार्निया है और त्वचा की जो आंतरिक परत है यह बनी होती है किससे? अस्तरित उत्तक से बनी होती है। फिर तीसरा देखिए ये बना हुआ है नीचे की ओर घनाकार उपकला, ये यहां पर है नीचे सरल घनाभ उत्तक लिखा है, घनाभ उपकला उत्तक है, दिखाई दिया नीचे सरल घनाभ उत्तक, यानी इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये घनाभ के आकार की होती हैं और ये उत्तक लार ग्रंथियों में, गुर्दों में तथा अन्य ग्रंथियों की बाह्य नालिकाओं में पाए जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है घनाभ, जो घनाभ के आकार की कोशिकाएं हैं, तो ये लार ग्रंथियों में, गुर्दों में तथा अन्य ग्रंथियों के बाहक नलिकाओं में पाए जाते हैं। फिर देखिए फिर स्तंभाकार उपकला उत्तक, चित्र दिखाई दे रहा है स्तंभाकार, ये नीचे की ओर है, 3 सेल बनी हुई हैं इसकी, स्तंभ खंभे के आकार की होती हैं ये अमाशय तथा आंख की भीतरी त्वचा में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी, स्तंभाकार एवं बेलनाकार होती हैं। तो ये बच्चों चित्र में भी दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरह की हैं। इसके बाद है रोमाभ स्तंभाकार उपकला उत्तक। ये उत्तक रोम सदृश होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में जैसे श्वास नली में और अंडवाहिनी में, श्वास नली और अंडवाहिनी में जो है ये पाए जाते हैं। उनकी जो श्लेष्मक कला है उस पर रोमे जैसी संरचना होती है, तो रोमे जैसी संरचना के कारण ये पदार्थों को आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं या धकेलते रहते हैं। फिर है ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला उत्तक। इन उत्तक की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं तथा कुछ बड़ी होती हैं, जिससे जठर रस के समान विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव होता रहता है। कुछ नलिकाकार ग्रंथियां हैं, जैसे लार ग्रंथियां हैं, स्वेद ग्रंथियां हैं, अश्रु ग्रंथियां हैं। तो इन ग्रंथियों की जो भीतरी कला होती है या भीतरी अस्तर होता है उसमें ये पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये जो आपको हमने चित्र दिखाया है 5 प्रकार का पट्टीदार उपकला उत्तक, अस्तरित उत्तक, ग्रंथिल स्तंभाकार उत्तक, सरल घनाभ उत्तक, स्तंभाकार उत्तक और रोमाभ घनाभ उत्तक, ये इनके चित्र हैं इस तरह के। और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हमने आपको बताया। अब एपिथीलियम उत्तक के टोटल के कार्य बने। एपिथीलियम का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना, यानी शरीर का जो बाहरी अस्तर बनता है तो सुरक्षा या आवरण प्रदान करना। चयनात्मक झिल्ली की तरह यह कार्य करता है, जिससे पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है और अलग अलग अंगों के लिए इसका कार्यात्मक महत्व भी अलग अलग होता है। जैसे श्वसनांगों में है तो गैसीय विनिमय, और आहार नाल में है तो पोषक पदार्थों जल के अवशोषण का कार्य भी करते हैं। संवेदांग की तरह भी ये कार्य करते हैं। और कई जो शरीर के खोखले अंग हैं उसमें श्लेष्म का श्रावण भी करते हैं। तो ये एपिथीलियम उत्तक के
कार्य हो गए। अब है बच्चों दूसरा उत्तक है संयोजी उत्तक। यह उत्तक शरीर के विभिन्न उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है। इनकी कोशिकाओं की संख्या कम होती है लेकिन ये आपस में जुड़े होते हैं एवं अंतराकोशी आधात्री में ये धंसी रहती हैं। मैट्रिक्स जैली की तरह सघन, तरल एवं कठोर हो सकता है। अब ये जो है कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। कौन से? संयोजी उत्तक। कौन कौन है? रक्त या रुधिर, अस्थि, स्नायु एवं कंडरा, उपास्थि, अंतराली संयोजी उत्तक तथा वसायुक्त। ये 6 प्रकार के होते हैं संयोजी उत्तक। अब पहले हम आते हैं रुधिर पर। तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है और रुधिर के मुख्य 2 भाग होते हैं। जो पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं और उसमें कणिकाओं के आकार की संरचना होती है, उसे रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स है। रुधिर का जो प्लाज्मा है वह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रुधिर में क्योंकि प्लाज्मा में प्रोटीन है, लवण है, हार्मोन्स हैं, ये सभी पाए जाते हैं। रुधिर का कार्य क्या होता है? रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, एंजाइम्स एवं हार्मोन्स का ये परिवहन करता है तथा बाहर से आए हुए रोगाणुओं से लड़ करके शरीर की सुरक्षा करता है। तो ये रुधिर के बारे में हो गया। अब है अस्थि। अस्थि माने हड्डी, यानी हड्डी जो होती है वह कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी हुई होती है और अस्थि फास्फेट, कार्बोनेट तथा ओसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण बहुत ही कठोर होती है। यानी इसमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। तो अकार्बनिक पदार्थों के कारण यह कठोर होती है और जो अस्थि होती है इसी से हमारे कंकाल का निर्माण होता है और कंकाल से शरीर को एक निश्चित आकृति या आकार प्रदान होता है। तो इसके कार्य क्या होते हैं? अस्थियों के ये शरीर के कंकाल का निर्माण करते हैं और शरीर को एक आकार प्रदान करते हैं। ये मांसपेशियों या शरीर के अंगों को सहारा देने का कार्य करती हैं। और अस्थि मज्जा, जो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है वह हड्डियों की अस्थि मज्जा में होता है। तो ये अस्थि के कार्य हो गए। अब है स्नायु एवं कंडरा। स्नायु जिसे अंग्रेजी में लिगामेंट्स कहते हैं, 2 हड्डियों को जोड़ने का जो कार्य होता है वह किसका होता है? स्नायु का होता है या उसे लिगामेंट्स कहते हैं। आप खेलते हैं या दौड़ रहे हैं, गिर जाते हैं तो कभी क्या होता है? लिगामेंट्स हड्डियों के बीच का टूट जाता है तो कहते हैं मोच आ गई या लिगामेंट्स टूट गया है और फिर प्लास्टर होता है उसका। तो ये बहुत ही लचीला मजबूत तंतुमय उत्तक होता है। और कंडरा जो होती है, कंडरा की अंग्रेजी होती है टेंडॉन्स। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करती है? कंडरा करती है। कौन करती है? कंडरा करती है। तो कंडरा और स्नायु ये दोनों अलग अलग चीज हैं। स्नायु हड्डी से हड्डी को जोड़ती है और कंडरा यह पेशियों को, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। अगला है उपास्थि। उपास्थि यह लचीली होती है, यह भी संयोजी उत्तक है और इन कोशिकाओं में मध्य में पर्याप्त स्थान होता है और इसका ठोस मैट्रिक्स
प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन और शर्करा का। और वह किसका बना था? अस्थि का फॉस्फेट, कार्बोनेट तथा ओसिन नामक प्रोटीन का बना था। और इससे हड्डियों का जो जोड़ रहता है वह चिकना रहता है, मुलायम रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आपका कान है उपास्थि का बना है, नाक की जो ये उपास्थि की ये बनी होती है, और श्वास नलिकाओं में जो छल्ले होते हैं वह उपास्थि के बने होते हैं। इसके बाद है अंतराली संयोजी उत्तक। यह उत्तक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों एवं अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, वह जेली सदृश, पारदर्शी तथा चिपचिपा होता है, और इसमें असीमित आकार प्रकार की चपटी बड़ी फाइब्रोसाइट्स तथा फाइब्रोब्लास्ट ये पाई जाती हैं, और जिसमें मैट्रिक्स तथा तंतुमय प्रोटीन स्रावित होती है। और इसमें अनियमित आकार के मैक्रोफेजेज कोशिकाएं हानिकारक कोशिकाओं का भक्षण करके हमें रोगों से बचाती हैं। और इसके मैट्रिक्स में मास्ट कोशिकाओं में हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन ये आज स्रावित होते रहते हैं। इनसे ये एलर्जी हुई, सूजन हुई, और प्रतिक्रियाओं में जो एलर्जी और स्वेलिंग होती है, इन प्रतिक्रियाओं में ये भाग लेते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त इसका मैट्रिक्स एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करता है, जैसे लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो इस तरह से ये शरीर के भीतरी अंगों को सहारा देने का भी कार्य करते हैं। तो इतने सारे कार्य हैं अंतराली संयोजी उत्तक के बारे में। फिर है वसा युक्त उत्तक। वसा हमारे त्वचा के नीचे जो है एक मोटी परत वसा की पाई जाती है, जिसे एडिपोज लेयर कहते हैं, और इसके उपस्थिति के कारण यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखती है तथा ठंडक लगने से बचते हैं हमें, यानी ठंडक नहीं लगती है इसके कारण, और चोट भी नहीं लगती है। तो आंतरिक अंगों की इससे सुरक्षा भी होती है जहां भी ये वसा की परत पाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने आपको संयोजी उत्तक के जो 6 प्रकार थे उसके बारे में बताया। अब जो है पेशी उत्तक आता है। इसके बाद कौन सा उत्तक है? पेशी उत्तक है। पेशी उत्तक जो है यह विशेष प्रकार का संकुचनशील एवं प्रोटीन युक्त उत्तक होता है। इसकी पेशी उत्तक का निर्माण लंबी, सकरी, तर्क रूपी, बेलनाकार, शाखाहीन, शाखामय, संकुचनशील कोशिकाओं के द्वारा होता है, और ये हमारे शरीर की गति देने में सहायक होती हैं। पेशियां कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, और ये 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। यानी जो पेशियां, पेशी उत्तक 3 तरह के, रेखित पेशी उत्तक, अरेखित पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक। अब पहले आते हैं रेखित पेशी उत्तक। रेखित पेशी उत्तक की कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं, और इन पर हल्की और गाढ़े रंग की धारियां होती हैं। ये जो पेशियां होती हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ये कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। और पेशी के दोनों सिरों पर कंडराएं पेशी को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करती हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। तो हमारे हाथ में, पैर में, गर्दन में ये कौन पेशी पाई जाती है?
रेखित पेशी, इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। हम अपना हाथ या पैर अपनी इच्छा से उठाते हैं या चलाते हैं या गर्दन को घुमाते हैं, तो शरीर के वे अंग जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वहां पर रेखित पेशियां पाई जाती हैं। और अरेखित पेशियां ये तर्क आकार की होती हैं, यानी दोनों किनारों पर नोकीली होती हैं, बीच में चौड़ी होती हैं और उनके पेशी तंतु होते हैं और ये अनैच्छिक होती हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से देखें कि किस तरह का चित्र होता है इनका, ये देखिए बच्चों, ये दूसरे नंबर पर रेखित पेशी लिखी है, ये बेलनाकार है, दिखाई दे रही है, और इसमें हल्के और गाढ़े रंग की जो है क्या है, पट्टियां हैं, और एक एक पेशी में कई केंद्रक पाए जाते हैं और इनसे जो है कुछ संयोजी उत्तक जुड़े हुए होते हैं और ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। पहला देखिए अरेखित पेशी है, यह तर्कु के आकार की है, यानी दोनों किनारों पर पतली, बीच में चौड़ी होती है, बीच में पतली पेशी तंतु हैं और एक केंद्रक केवल पाया जाता है और उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। बाहर की झिल्ली जो होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। तो इस तरह से यह अरेखित पेशी है और ये कहाँ पाई जाती है, तो इसको आप जाने कि ये हमारे आहार नाल में पाई जाती है, रक्त नलिका में पाई जाती है, क्योंकि आहार नाल की जो दीवार है उसमें प्रमुचन होता रहता है और भोजन आगे बढ़ता है, तो वो हमारी इच्छा से नहीं होता है। वैसे ही रक्त नलिकाओं में रक्त बहता है तो वह हमारी इच्छा से नहीं बढ़ता है, वह अपने आप बहता रहता है। तो ये अरेखित पेशी हो गई। और तीसरी है हृदय पेशी, इसका चित्र देखिए, हृदय पेशी इसकी ये ब्रांच्ड है, शाखान्वित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक एक कोशिका के बीच में दीवार है, उसे पट्टी कहते हैं। पट्टी के द्वारा वो 2-3 भागों में बटी हुई है और हर में केंद्रक पाया जाता है और बाहरी झिल्ली इसकी भी सार्कोलेमा कहलाती है। इसके अंदर दोनों गुण होता है, रेखित का भी होता है और अरेखित का भी होता है। यह हमारे हृदय की दीवार में पाई जाती है और जीवन पर्यंत अपने आप काम करती रहती है। तो ये है बच्चों जो है रेखी, ये जो पेशी उत्तक है, पेशी उत्तक के जो 3 प्रकार हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, इनका ये चित्र है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जो इसे होमवर्क में भी लिखेंगे जो है आप लोग कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और उनका सचित्र वर्णन करो। अब इसके बाद है पेशी उत्तक के कार्य क्या होते हैं। तो पेशी उत्तक है जो कि कंकाल से जुड़े होते हैं, तो शरीर के अंगों में गति इनके द्वारा होती है, संकुचन होता है, शरीर का तापमान संतुलित रहता है और इनके कारण आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं। अनैच्छिक पेशियां अपने आप जो है कार्य करती हैं, जिससे हृदय धड़कता रहता है या आप सांस लेते रहते हैं और ऐच्छिक पेशियों के द्वारा आप अपने मन के मुताबिक अपने शरीर के अंगों को हिलाते डुलाते हैं, चाहे वह खेलना है, दौड़ना है, तो कुछ भी है। तो इस तरह से ये पेशी उत्तक के बारे में हुआ। अब अंतिम है बच्चों, एक है तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक है? तंत्रिका उत्तक है।
तंत्रिका ऊतक का जो निर्माण होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है। मेरुरज्जु है, मस्तिष्क है, तंत्रिकाएं हैं, ये सभी तंत्रिका ऊतक की बनी हुई होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को हम कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका है उसे हम तंत्रिका कोशिका या उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, न्यूरॉन कहते हैं। और ये सबसे अधिक विकसित होती है और जटिल होती है। अब इसकी संरचना कैसी होती है ये चित्रों द्वारा आपको हम बताएंगे कि तंत्रिका कोश, पहले सुन ले इसके बारे में कि तंत्रिका कोशिकाएं अधिक जटिल एवं लंबी होती हैं और तंत्रिका कोशिका माने कोशिका का मुख्य भाग जो होता है वह साइटॉन कहलाता है या तंत्रिका काय। जैसे मेरी हथेली है ये बच्चों दिखाई दे रही है, जो बीच का इसका भाग है यह तंत्रिका काय है और इसके चारों तरफ जो ये अंगुलियां निकली हुई हैं ये प्रवर्ध होते हैं इसके, और नीचे जो हाथ है यह मोटा प्रवर्ध है। तो जो मोटा प्रवर्ध है इसको एक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं इसको। और जो अंगुलियां जो निकली हुई हैं प्रवर्ध है ये डेंड्रान होते हैं, वृक्षिका। और इसमें से जो पतली पतली निकली होती हैं शाखाएं उनको हम कहते हैं वृक्षिकांत या डेंड्राइट्स। और जो बीच में ये भाग है यह साइटॉन का है या तंत्रिका काय का है, इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, चारों ओर कोशिका द्रव्य रहता है, उसमें निशिल्स के कण होते हैं। तो ये जो है प्रवर्ध जो होते हैं अगर दो निकले हैं तो द्विध्रुवी, एक निकला है तो एक ध्रुवी और एक दो से अधिक हैं तो बहुध्रुवीय कहलाती है। तो आपको इस चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं, हमने हाथ के माध्यम से ये दिखाया। तो अब आप ये चित्र देखें असली तंत्रिका कोशिका का। बच्चों ये 7 में भी 6 में भी रहा है, आप लोगों ने देखा है इसको कि ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। अब तंत्रिका कोशिका का जो मुख्य भाग होता है वह कहलाता है तंत्रिकाय, तंत्रिका काय या कोशिका काय या अंग्रेजी में साइटॉन कहते हैं इसको। और इसके चारों ओर प्रवर्ध निकले होते हैं तो इन प्रवर्धों को वृक्षिका कहते हैं। और वृक्षिका के ऊपर और पतली पतली शाखाएं निकली हुई हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वृक्षिकांत। और इस कोशिका काय के बीच में एक बड़ा केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर क्या है, कोशिका द्रव्य है। और उस कोशिका द्रव्य में निशल्स कण है, माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय आदि पाए जाते हैं। अब नीचे की ओर जो एक प्रवर्ध आ रहा है मोटा सा, इसको तंत्रिकाक्ष या एक्सान कहते हैं। यह आधार पर आकर के बच्चों यह बढ़ जाता है 2 भागों में से और उसमें से निकली होती हैं साइनाप्टिक घुंडियां। और ये साइनाप्टिक घुंडियां जो अगली तंत्रिका कोशिका है उसके वृक्षिकांत से जुड़ी होती हैं। इनके जुड़ने को हम युग्मानुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मानुबंधन कहते हैं। अब देखिए एक्सान पर जो है, एक्सान पर बाहर की ओर जो झिल्ली है उसको न्यूरोलेमा या तंत्रिकाक्षद कहते हैं। और न्यूरोलेमा और एक्सान की दीवार के बीच में वसीय पदार्थ जमा है। यह परत कहलाती है माइलिन शीथ या इसको कहते हैं माइलिन आच्छद। न्यूरोलेमा जगह जगह पर एक्सान से सट जाती है, चिपकी रहती है, जैसे लगता है कि वहां टूटी हुई है। उस स्थान को कहते हैं रैनवियर का नोड। क्या कहते हैं, रैनवियर का
नोड, और इस न्यूरोलेमा का जो निर्माण होता है, या न्यूरोलेमा का निर्माण श्वान कोशिकाओं से होता है। आप देखेंगे न्यूरोलेमा में ये काला रंग का हमने बनाया हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा जो है वो है क्या चीज है, श्वान कोशिकाएं। इन श्वान कोशिकाओं के द्वारा न्यूरोलेमा का निर्माण होता है। और न्यूरोलेमा जहां टूटी हुई दिखाई पड़ रही है वह टूटी नहीं होती है, बल्कि अक्ष तंतु से चिपकी रहती है। इस स्थानों को रैनवियर का नोड कहते हैं। तो तंत्रिका का जो स्पंदन है हमें इच्छा अनुसार अपने पेशियों की गति को सहायता देने में या गति को करने में सहायता करता है, और इस तरह से संयोजन के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान होती है। और हमारे यह संवेगों को तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वह ग्राही अंगों से या संवेदी अंगों से कहाँ ले जाती हैं, मस्तिष्क के पास ले जाती हैं, और फिर मस्तिष्क से उसके अनुसार जो आवेग आदेश प्राप्त होता है उसको उस कार्यकारी अंग के पास ले जाने का कार्य करती हैं। तो ये है संरचना किसका, तंत्रिका कोशिका का। दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने आपको जंतु ऊतक के बारे में बताया कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एपिथीलियम है और संयोजी ऊतक है, और इसके बाद जो है पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तो एपिथीलियम ऊतक के भी जो 5 प्रकार थे उसको भी बता दिया। संयोजी ऊतक में 6 प्रकार थे, उनके बारे में बताया गया। पेशी ऊतक 3 तरह के हैं, रेखित, अरेखित, हृदय पेशी ऊतक, उनकी संरचना एवं कार्यों को बताया। और अंत में था तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका होती है उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और इसकी संरचना एवं कार्यों के बारे में बताया गया। तो इस तरह से ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, यानी 3 चैप्टर आपके अब तक समाप्त हो गए हैं। तो होमवर्क के लिए ऊतक में से जो है कुछ क्वेश्चन आप नोट करेंगे, जैसे पेशी ऊतक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, सचित्र वर्णन करो। फिर तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करो, और एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उनका सचित्र वर्णन करो। तो इनका आप जो है अपने कॉपी में लिख डालेंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।